हाँ जी, आज की क्लास में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कल की क्लास में क्या क्या पढ़ के गए थे? कल रिप्रोडक्शन की मैम डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या होती है रिप्रोडक्शन? एक ऐसी प्रोसेस है मैम जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसों को ही जन्म देता है। ये पढ़ के गए थे। उसके बाद तुमने पढ़ा था मुंह बंद। हाँ जी, उसके बाद दूसरी चीज ये पढ़ी थी कि लाइफ प्रोसेस नहीं है, एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। फिर भी जो रिप्रोडक्शन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, क्यों पढ़ा था? क्या 3 एडवांटेजेस पढ़ के गए थे? पार्थ, एक एडवांटेज बताओ रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन अगर करेंगे तो उससे क्या होता है? जल्दी मैम, हम अपनी एग्जिस्टेंस दिखा सकते हैं, जो स्पीशीज है उनकी कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ी थी कि मैम डीएनए ट्रांसफर होता है, किसी का भी रिप्रोडक्शन हो, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, डीएनए ट्रांसफर होता है। और उस डीएनए के ट्रांसफर होने की वजह से मैम फीचर्स साथ के साथ ट्रांसफर होते हैं। अगर इंसान का बच्चा है तो 2 कान होंगे, 2 हाथ होंगे, 1 नाक होगा, सब कुछ सेम होगा। तो वो क्यों सेम है? वो सेम इसीलिए है, सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो सेम इसीलिए है मैम, क्योंकि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से डीएनए आ रहा है। ह्यूमन के डीएनए से ह्यूमन का ही बच्चा बनेगा, बंदर के डीएनए से बंदर का बच्चा बनेगा। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर जीन्स हैं और जीन्स जो है वही फीचर्स को डिसाइड करते हैं। ये चीज पढ़ ली थी। हाँ जी, तीसरी एडवांटेज क्या थी रिप्रोडक्शन की? मैम रिप्रोडक्शन में ना शफलिंग होती है जीन्स की, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, एक प्रोसेस वो होती है जिसकी वजह से क्या होता है ना, वेरिएशंस आती हैं। आज यही पढ़ना है कि मैम वो चेंज कैसे हो जाती हैं चीजें। ठीक है, कैसे चेंजेस आते हैं वो हम आज पढ़ लेंगे। तो वेरिएशन आती है और वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। और मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था इवोल्यूशन का कि मछली से एम्फीबियंस बने, मेंढक वगैरह, फिर उनसे रेप्टाइल्स बने, क्रोकोडाइल वगैरह, फिर उनसे चिड़िया भी बनी और हम भी बने। वाह, कितना तगड़ा इवोल्यूशन है। ठीक है, सोचो बर्ड्स और हम, हमारे पूर्वज सेम है। कौन? रेप्टाइल्स, है ना। तो ये इवोल्यूशन की वजह से, ये डीएनए की वजह से, ये रिप्रोडक्शन की वजह से ही है इवोल्यूशन। एवोल्यूशन का बेसिस क्या है? रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये चीज पढ़ ली थी। हाँ जी, और क्या चीज पढ़ के गए थे कल की क्लास में? बेसिक लेवल पे क्या चीज होती है, क्या 2 प्रोसेस होती है अगर रिप्रोड्यूस होना है? देव शांत बेटा। हाँ जी, पूछो मत ना, मुझसे पूछो। हाँ जी, ये बताओ आइडेंटिकल बच्चे होते हैं सिमिलर होते हैं? सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है। अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि आइडेंटिकल क्यों है, सिमिलर क्यों नहीं है। मैम जब डीएनए पेरेंट्स से आ रहा है तो सिमिलर आइडेंटिकल लिखो ना, सिमिलर क्यों लिखते हो? दरवाजा बंद करो अच्छे से, बाहर आवाज जाएगी, फिर डिस्टर्ब होगा और टीचर्स को। हाँ जी आओ। सेलुलर लेवल पे क्या पढ़ के गए थे? सेलुलर लेवल पे मैम 2 चीजें पढ़ के गए थे कि डीएनए डबल होता है और क्या चीज होती है बच्चों? डीएनए डबल होने के साथ साथ सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो डबल होती हैं। पढ़ के गए थे कि नहीं? अगर ये कोई सेल है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पड़ा हुआ है? अब मैं एक ऐसे थ्रेड लाइक ही बना रही हूं, क्या है बच्चों? डीएनए। क्रोमोसोम नहीं बना रही हूं, अब सिर्फ डीएनए बना रही हूं। डिफरेंस क्या है डीएनए और क्रोमोसोम में? ध्यान से सुन लो, ये डीएनए और डीएनए के साथ बहुत सारे प्रोटीन जब बन जाते हैं, हाँ जी, डीएनए के साथ जब बहुत सारे प्रोटीन्स जुड़ते हैं तो वो एक शेप ले लेते हैं। हाँ जी आरुष, बताना जरा कैसी शेप ले लेते हैं डीएनए और प्रोटीन्स आपस में जुड़ के? ऐसी रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं मैम। क्या बोलते हैं इस रॉड शेप स्ट्रक्चर को? क्रोमोसोम। ये पढ़ के गए थे कल तुम कि डीएनए एक छोटा सा पार्ट है और डीएनए के साथ जब प्रोटीन्स जुड़ेंगे ना तो ऐसी शेप आएगी, क्रोमोसोम वाली शेप। तो हम सिर्फ डीएनए की बात करेंगे अब, क्योंकि तुम्हें एक चीज पता है, कल पढ़ ली थी तुमने, डीएनए के पास क्या होते हैं? बहुत सारे। हाँ जी, डीएनए में क्या होते हैं? बहुत सारे जीन्स, बहुत सारे। ठीक है, अब आओ इधर बात सुनो। अगर बेसिक लेवल की बात करते हैं, बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल या सेल लेवल की बात करते हैं, तो मैम जब भी एक सेल से 2 सेल बननी है ना, हूबहू सेम। एक सेल से अगर 2 सेल बनानी है, हूबहू सेम। बताना जरा क्या तरीका है बनने का? ये तुम्हारे पास एक सेल है और इस एक सेल से 2 सेल बनानी है, रिप्रोड्यूस करना है इस अकेली सेल को, क्या होगा? पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती थी? पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है मैम डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग का क्या मतलब है मैम? डीएनए रेप्लिकेशन। जैसे फोटोकॉपी होती है ना, ऐसे ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, बस यहां पर थोड़े से चेंजेस आते हैं। हाँ जी, चकर चकर बकर बकर बंद करो, ध्यान से सुनो क्या होता है। बताना जरा, अगर इस सेल में डीएनए रेप्लिकेट करूं तो क्या ऐसे ऐसे 2 कॉपीज बना दूं? ये बन गया दूसरा डीएनए। अब ध्यान से सुनो, पहला स्टेप तुमने पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन होती है। दूसरी चीज क्या पढ़ी थी? दूसरी चीज पढ़ी थी मैम, सारी की सारी सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो जाती हैं। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया था ना, कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएंगे सेल के पास? 2। क्या बोलते हैं इस चीज को? ये स्टेप होता है मैम सेलुलर अपेंडेजेस का रेप्लिकेशन।
मतलब सारी चीजों की कॉपी बनेगी, सारी चीजें बोले तो डीएनए की कॉपी बनेगी। डीएनए में जितनी सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलिज है, इसको अपेंडेजेस छोड़ के ऑर्गेनेलिज लिख लो, क्योंकि तुमने पढ़ रखा है ना ये वर्ड, तो उसमें कब पढ़ रखा है? 9th क्लास में। ये सारी डबल हो जाएंगी, सारी डिवाइड कर जाएंगी। अब बताओ क्या होगा? देखो पहले कौन डिवाइड करता है? पहले डिवाइड करता है न्यूक्लियस। पहले होगी तुम्हारी न्यूक्लियर डिवीजन, और न्यूक्लियर डिवीजन के बाद कौन डिवाइड करता है? साइटोप्लाज्म। 9th क्लास में सब पढ़ रखा है। और ये क्या बन जाएंगी? ये बन जाएंगी मैम 2 सेल। ये कल पढ़ ली थी तुमने पूरी कहानी। अगर एक सेल से 2 हुबहू सेम सेल बनानी है तो 2 चीजें होती हैं सेल लेवल पे, डीएनए डबल होगा, जितनी सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलिज सब डबल होगी। अगर एक लाइसोसोम है तो 2 बन जाएंगे, अगर एक गोल्गी अपरेटस है तो 2 बन जाएंगे, सब कुछ डबल हो जाएगा, सब कुछ डीएनए के साथ साथ सारी सेल ऑर्गेनेलिज सब कुछ डबल होगा, साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ। और वो मैम इस तरीके से, पहले तो न्यूक्लियस के 2 टुकड़े होंगे, आगे अभी पढ़ेंगे उसमें फिजन के अंदर, तो यहां डायग्राम नहीं बना रही, फिजन में बताऊंगी। और फिर मैम पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म ही अलग हो जाता है, तो मतलब 2 सेल बन जाती है बिल्कुल बराबर वाली। हाँ जी, क्या पढ़ के गए थे कल? 46 वाली 2 सेल बन जाती हैं, ठीक है, तो ये कल पढ़ लिया तुमने। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट चीज पे। मैम हम ये कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में जो है वेरिएशंस आती हैं, उसका क्या मतलब है? हाँ जी, रिप्रोडक्शन होने से वेरिएशन कैसे आती है? अब ध्यान से सुनो। हमारी बॉडी के अंदर जितनी प्रोसेस चलती है ना, जितनी भी, इंक्लूडिंग डीएनए रेप्लिकेशन, कोई भी परफेक्ट नहीं होती है, कोई ना कोई मिस्टेक बॉडी कर बैठती है। मैम कैसे हो जाती है मिस्टेक? क्या चेक नहीं करता है कोई उसको? जब हमारी बॉडी के अंदर बच्चों हर सेल के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है ना, चेकिंग भी होती है, बहुत सारे एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर जो चेक करते हैं कि कहीं गलती से गलत रेप्लिकेट तो नहीं हो गया डीएनए, थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स होती हैं, उसी की वजह से वेरिएशंस आती हैं, एरर्स आती हैं। ध्यान से सुनो। से फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा पुरानी सेल का क्या है? ये मेरा ओल्ड डीएनए है। ओल्ड डीएनए बोले तो जो मेरे पास इनिशियल सेल है। हाँ जी, क्या हुआ आरुष? हाँ जी, मेरी पहली सेल और पहली सेल का ही मेरा डीएनए, ठीक है। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो दोनों स्ट्रैंड बेसिकली ऐसे खुलती हैं, पुराने वाली दोनों स्ट्रैंड खुलेंगी और इन पे इस तरीके से नई स्ट्रैंड बनती है, इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। हाँ जी, देखना जरा कैसे हुआ है डीएनए रेप्लिकेट। सबका ऐसे ही होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब में यही होता है कि जो पुराना डीएनए होता है उसकी दोनों स्ट्रैंड येलो थी, देखो पुराने वाले की, एक येलो इसके पास आ गई, एक येलो इसके पास, और एक नई स्ट्रैंड यहां पर बना दी। किसने बनाई है? एंजाइम्स ने बनाई है। वो तुम्हें कुछ नहीं करना। आप ध्यान से सुनो, होता क्या है? होता यह है कि जब ये डीएनए बन रहा होता है ना, गलती से मिस्टेक हो जाती है, और वो गलती से मिस्टेक 1 in a million होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट एक मिस्टेक कहीं ना कहीं हो जाती है किसी ना किसी डीएनए की स्ट्रैंड में। तो इतनी बड़ी नहीं होती, बट मैंने तुम्हें बना के बता दिया है एरर। एरर का क्या मतलब है? चेंज। किसमें? डीएनए में। कैसे हुआ मैम? इंटेंशनली करा है? नहीं, बॉडी तो यही चाहती है कि कुछ ना हो, लेकिन फिर भी एवोल्यूशन का कारण ही है कि जो डीएनए पूर्वजों का था, बैक्टीरिया थे शुरू में, बैक्टीरिया से फंगस, प्रोटो ये बने अमीबा वगैरह, अमीबा से फिर फंगस बनी है, फिर प्लांट्स, फिर देखो एनिमल्स, कितनी डाइवर्सिटी है। जो अमीबा वगैरह है ना, जो प्लाज्मोडियम वगैरह है, ये नाम सुना होगा, पैरामीशियम, इनसे सब बने हैं, फंगस, प्लांट, एनिमल, सब यहीं से इवॉल्व हुए हैं। तो देखो कैसे, वो इसी वजह से हुए हैं कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है ना रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तो हल्का फुल्का कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, वो धीरे 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 वो चेंज इतना बड़ा हो जाता है टाइम के साथ कि वहां पे नई स्पीशीज बन जाती है, ठीक है। तो ये तुम्हें ऐसे समझना है इसको कि भैया डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे एक एरर आ गई, गलती हो गई, गलती से मिस्टेक। अब तुम ये बताओ, तुम कल पढ़ के गए हो? हाँ जी, विनायक बताएगा। विनायक, हम ये कल ये पढ़ के गए थे, अगर किसी का सिमिलर ब्लूप्रिंट है, डीएनए सिमिलर है, तो उससे क्या सिमिलर है? उससे क्या चीज सिमिलर होगी? अगर किसी 2 ऑर्गेनिजम्स का डीएनए सिमिलर है तो उनमें क्या 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 चीजें सेम है? कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा बॉडी? स्टेमिना, बताओ जल्दी। डीएनए सेम है तो मैम बॉडी डिजाइन सेम है। बॉडी डिजाइन का क्या मतलब है? बॉडी डिजाइन का मतलब है मैम क्या? हाँ जी, क्या मतलब है बॉडी डिजाइन का? मैम बॉडी के फीचर्स, 1 नाक, 2 कान, है ना, हाथी जैसे वो कान, वो हाथी के ही होंगे, सिर्फ तुम्हारे नहीं हो जाएंगे आके। ध्यान से सुन लो, वेरिएशन का मतलब ये है चेंज इन डीएनए।
अगर डीएनए में चेंज होगा तो चेंज इन बॉडी फीचर्स, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं वेरिएशन, और इसी से बनती है स्पीशीज अलग। अब बात सुनो ध्यान से। हाँ जी, से फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का डीएनए था, ये दो नए बैक्टीरिया बने हैं। हाँ जी प्रणव, ये बताना दोनों बैक्टीरिया सारे सेम है क्या, तीनों? नहीं मैम, जो नए बनेंगे ना वो थोड़े से क्या होंगे, ये दो नए बैक्टीरिया है, से फॉर एग्जांपल ये दो नई सेल्स है, वो पुरानी सेल का डीएनए था, ये दो नई सेल बनी है, इनका डीएनए, ये कैसे है, हल्के से इवॉल्व है। इवॉल्व बोले तो चेंज है मैम, हल्के से। अभी अच्छे भी हो सकते हैं, बुरा भी हो सकता है चेंज, अभी आगे पढ़ रहे हैं कि ये चेंज हमेशा अच्छा ही होगा या बुरा होगा, वो भी पढ़ रहे हैं कि मैम फायदेमंद होता है कि नहीं होता है, ये चेंज ये आता रहता है ऐसे ही अपने आप, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, अभी पढ़ेंगे। हाँ जी, पहले ये चीज समझो कि वेरिएशन कैसे आ रही है। हम ये कह रहे हैं कि मैम जो रिप्रोडक्शन से बच्चे बन रहे हैं, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वो बच्चे जो है वो हमेशा चेंज होंगे। कैसे? ऐसे डीएनए जब बनता है ना, डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो गलती से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एरर आती है। एनसीईआरटी की एक लाइन है, क्या है, नो बायोकेमिकल प्रोसेस इज एग्जैक्टली परफेक्ट इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के अंदर कोई भी चीज बिल्कुल परफेक्टली नहीं चल रही है, हल्की फुल्की गलती हो रही है, लेकिन वो गलतियां ऐसी हैं कि वो पकड़ी नहीं जाती। नॉर्मल हम लोग हेल्दी हैं, ठीक लाइफ जी रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे डीएनए में आती रहती है। कभी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो एकदम से फिर दिखाती है कि लो मैं आ गई, मैं चेंज हो गई, स्पीशीज बन जाती नहीं। तो ये एरर है। एरर का मतलब क्या है? एरर इज द बेसिस ऑफ वेरिएशन। इस एरर की वजह से, इस गलती की वजह से क्या चीज चेंज हो गई है? बॉडी डिजाइन चेंज हो गया है, वेरिएशन आ गई है, कई बार नई स्पीशीज बन जाती हैं। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं आगे पढ़ा रही तुम्हें। जल्दी एक चीज लिखवाती हूं, फिर इसको नोट कर लो फटाफट, छोटा बना लेना थोड़ा। डीएनए से क्या बना रहे थे कल आरुष? डीएनए से क्या बना था कल? जीन से क्या बना रहे थे कल? चलो जीन से पूछती हूँ। हाँ जी, जीन से क्या बनता है? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे मैम? बहुत सारे फीचर्स के लिए। इसका मतलब डीएनए में चेंज आएगा ना, तो फीचर्स में चेंज आएगा, हल्के फुल्के फीचर्स चेंज हो जाएंगे। शक्ल चेंज हो जाएगी क्या मैम? शक्ल चेंज नहीं होगी, फीचर्स मतलब बोले तो अंदर से, जैसे कि हेयर का टेक्सचर, हमारे अंदर, बैक्टीरिया के अंदर तो हेयर्स नहीं है, वहां अलग चीजें होती हैं, वो भी पढ़ रहे हैं आगे। बैक्टीरिया के थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं। जल्दी लिखो फटाफट। डीएनए में चेंज आना इज एरर, मतलब वेरिएशन। कब आ रही है? हाँ जी, कब आती है डीएनए में चेंज? डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे। एक डीएनए से जब दो कॉपीज बन रही है ना डीएनए की, तब चेंज आता है। कैसे आता है वो तुम्हारी हेडेक नहीं है, वैसे इसकी बहुत चेकिंग होती है, बट फिर भी आ जाती है गलती। ठीक है, नेचुरल है। डन। इसी गलती को क्या कहते हैं? इसी गलती की वजह से आती है वेरिएशंस। डीएनए में चेंज आना मतलब प्रोटीन्स अलग बनना, अलग प्रोटीन्स बनेंगे तो बॉडी डिजाइन अलग होगा, बॉडी के फीचर्स अलग होंगे, इसी को हम लोग बोल रहे हैं वेरिएशन। ठीक है, और इसी से बनते हैं नए इंडिविजुअल्स। भले ही ये देखने में ये भी बैक्टीरिया, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट बैक्टीरिया होगा, क्योंकि इसके डीएनए में चेंज आ चुका है, जो इसको भी नहीं पता। इसको कभी नहीं पता चलेगा मैम? नहीं, इसको कभी नहीं पता चलेगा कि मेरा डीएनए चेंज हो गया। अभी बता रही हूँ आगे कैसे। कंडीशंस बताएंगी कि अच्छा है कि बुरा है। हाँ जी, ये नोट कर लो पूरा जल्दी। वेरिएशंस इन द डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। कोई चेंज या कोई एरर आती है जब डीएनए कॉपिंग के टाइम पे या फिर डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, उसकी वजह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर अलग बनता है। बातों पे कम ध्यान दो, काम पे ज्यादा दो। हाँ जी, जीन की डेफिनेशन बताना जरा कोई। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए बोले तो मैम जो कुछ काम की चीज बनाता है हमारी बॉडी में। हाँ जी, काम की चीज बोले तो विभोर क्या होती है वो काम की चीज? प्रोटीन्स। अब प्रोटीन मसल नहीं बनाएंगे तुम्हारी, कौन से प्रोटीन्स है? मसल ही बना सकते हैं वैसे तो। कौन से प्रोटीन्स है मैम? वो प्रोटीन जो अलग अलग फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा फीचर? मान लो मैम जो जीन 1 है वो कौन से फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? आई कलर के लिए। मान लो मैम ये जो दूसरा प्रोटीन है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी हाइट के लिए। तो ये मतलब है। और पेरेंट्स से आती है हर एक चीज।
सारे गुण जो फीचर्स हैं वो पेरेंट्स के डीएनए से हमारे अंदर आ रहे हैं, तो जीन्स के थ्रू आते हैं, डीएनए के थ्रू आती हैं चीजें। इसका मतलब बैक्टीरिया के जो बच्चे के गुण है ना वो बैक्टीरिया में से आए हैं। कैसे आए हैं? डीएनए से। और डीएनए आता ही आता है, डीएनए तो आएगा ही आएगा। ये सब लिख लिया है। डीएनए में चेंज आएगा, अलग प्रोटीन्स बनेंगे, अलग प्रोटीन्स बनेंगे तो बॉडी डिजाइन अलग होगा, ये मतलब है। बेसिक फीचर्स अलग हो जाएंगे। बॉडी डिजाइन बोले तो बेसिक फीचर्स जो हैं, और बेसिक फीचर चेंज हो जाएंगे तो वेरिएशन आ गई है। इसका मतलब जो नए दो बंदे बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वो अलग बनेंगे। कहां घुस रहा है दुए? उसकी टी शर्ट में झांक रहा है। उसकी भी इज्जत है। आओ, जो नए बच्चे बनेंगे दे विल बी सिमिलर नॉट आइडेंटिकल। ना बेटा बस देखना है इसे, तुम आंखें सेको बस यहां देख के। क्या? हाँ सब बनाना है बेटा, इतना इंटेलिजेंट नहीं हो क्योंकि 2 दिन बाद भूल जाओगे। इनका गहरा मतलब है, और ये सारी पेपर में चीज सीधा क्वेश्चन आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन लिखो। मैंने क्या बताया है? डीएनए में जीन्स हैं, जीन से हमारे फीचर आते हैं। हमारे बोले तो किसी के भी, जिसके पास डीएनए उसके फीचर डीएनए की वजह से हैं। कहां से आया? पेरेंट्स से आया। अगर डीएनए में चेंज आएगा तो किस में चेंज आया? जीन्स में। अगर जीन्स चेंज होंगे तो मैम उसके बॉडी के फीचर्स चेंज हो जाएंगे। ये बताया मैंने तुम्हें। तो वेरिएशन का मतलब क्या है? चेंज इन डीएनए। वो कैसे आता है? डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे आता है, ऐसे धीरे धीरे धीरे। इंटेंशनली नहीं होता है, वो अपने आप होता है नेचर में। ध्यान रखना पड़ता है ना मुझे, बच्चों का भी देखना पड़ता है। कौन किसी की नजर तो पड़ी नहीं हुई इधर उधर, तो मैंने दुबे को पकड़ लिया। कीड़ा तू निकालेगा उसका कीड़ा है। तो ये ठेका दे रखा सारे लुल्लू निकालने का। कीड़े को लुल्लू कहते थे ना बचपन में, छोटे होते जब हम लोग। मम्मी यही तो बोलती है। उल्लू नहीं। लिख लिया? चलो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, जल्दी करो। रिप्रोडक्शन से जो बच्चे बनते हैं वो कभी भी हूबहू सेम नहीं होते। दे आर ऑलवेज क्या? सिमिलर। बस ये बात ध्यान रखनी है अभी तक इस टॉपिक से। डीएनए में चेंज आएगा, बॉडी फीचर्स चेंज होंगे, बॉडी फीचर चेंज होंगे तो क्या होगा देव? बहुत लंबी सांस ली थी, मुझे लगा समझ में आ रहा होगा, जल्दी बता। बॉडी फीचर्स में चेंज होगा तो मैम मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो डिसिमिलर बनेंगे, नॉट सिमिलर। वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे। चलो अब नहीं रुक सकती, आओ जल्दी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आओ जल्दी। हाँ जी, एक डायग्राम बनाते हैं और बैक्टीरिया से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि मैम अगर वेरिएशन आ रही है, डीएनए में चेंज आ रहा है तो वो अच्छा है या बुरा है, उस चीज को समझना है। और तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में कि राइट डाउन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। ध्यान से सुनो, पहले डायग्राम बना लो अच्छे से, फिर समझते हैं। एक बैक्टीरिया है ये, हाँ जी, एक बैक्टीरिया, इसका डीएनए। एक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया शुरू में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, फादर की मदर बैक्टीरिया मदर होती है। क्यों? फादर क्यों नहीं ले सकते धनंजय? अगर यहां फादर बैक्टीरिया ले ले तो ध्यान से सुनो, जो शुरुआत वाली सेल होती है ना मैम, जिसमें सेल डिवीजन होता है या जो डिवाइड करती है, जो रिप्रोड्यूस करती है, देखो बैक्टीरिया तुम्हें पता है एक सिंगल सेल है, इसलिए चीजों को बैक्टीरिया से समझना हमेशा आसान होता है। मैं यहां इतना बड़ा इंसान बना दूं फिर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हमेशा किसी भी चीज को समझना है ना सिंपलिसिटी से, तो हमेशा बैक्टीरिया की सेल ले लेते हैं, आसान होता है चीजों को समझना। तो एक बैक्टीरिया है, तुम्हें पता है, इस बैक्टीरिया को या तो कहेंगे पेरेंट बैक्टीरिया या कहेंगे मदर बैक्टीरियम। क्यों? क्योंकि मदर जो है वो बच्चों को जन्म देती है, फादर नहीं देते हैं। तो इस सेल को अगर डिवाइड करना है दो में
तो हम इसको दे रहे हैं नाम पेरेंट बैक्टीरिया इज बेटर टू राइट, ठीक है। आओ जरा, हाँ जी, अगर एक के अंदर डिवीजन होगा तो कितनी सेल बनेंगी बताना जरा? 2। अगर इन 2 के अंदर डिवीजन होगा, बनाओ जल्दी 4। फिर मैं तुम्हें एक बात बता रही हूं, बना लो जल्दी फटाफट 4, और पेपर में ऐसे ही बना के आ जाना। क्वेश्चन आएगा तो नहीं नहीं, बच्चे बड़े बनाओ, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। जगह के अकॉर्डिंग बना लो, जितना स्पेस है तुम्हारे पास। मेरे पास स्पेस कम था उधर। क्या नहीं बची? क्या नहीं बची किसकी? ठीक तो बचे हैं, नीचे बना ले तो 2 ही बना ले फिर। आओ ध्यान से सुनो, एक चीज पढ़ानी है और उसको फिर लिखवाना है, ध्यान से सुनो। हाँ जी, निश क्या होता है? निश, व्हाट इज निश? नीच नहीं, निश। व्हाट इज निश? नीचे नहीं है। हाँ जी, निश किसको बोलते हैं? ये लिखा हुआ है निश, देखो ध्यान सुनो। निश का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, लेकिन हैबिटेट से थोड़ी सी ब्रॉड टर्म है, मतलब बेसिकली एक ऐसी जगह है जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ वो इंटरेक्ट करता है अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। मान लो मैं और मेरा निश क्या है यहां पर, मेरा बोले तो यहां बैक्टीरिया मान लो रह रहा है पानी के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा मैम? ये पानी और इसके 80 पड़ोसी वो क्या हो जाएंगे? ये पूरा निश कहलाएगा। ऐसा हैबिटेट जहां पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है, खाता है, पीता है, सारे काम करता है, और साथ में दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंपैक्ट भी उसके ऊपर पड़ता है, उसको निश बोलते हैं ऐसी जगह को। हाँ जी, यहां पर कैसा निश है इसका? मैम इसका निश जो है, इसका जो हैबिटेट है वो है एक्वाटिक। कैसे पानी में रह रहा है? नॉर्मल वाटर। हाँ जी, ठंडा बोलो तो नॉर्मल वाटर है ना, गर्म पानी नहीं है। ध्यान से सुनो, ये बैक्टीरिया सेल डिवीजन करके 2 बनाता है, पानी अभी भी नॉर्मल है। से फॉर एग्जांपल जो तुम्हारी कंडीशंस है एनवायरनमेंट की वो चेंज हो गई, ये बैक्टीरिया पहले नॉर्मल पानी में रह रहा था और मान लो एकदम से वोल्केनिक इरप्शन हो गया, जहां पे बैक्टीरिया रहता है जिस पानी में, वहां अचानक से जो टेम्परेचर है पानी का वो बढ़ गया। किसी भी रीजन से टेम्परेचर ऑफ वाटर गेट्स इंक्रीज्ड, क्या होगा मैम? सारे मरेंगे, मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन ध्यान से सुनो क्या होता है। थैंक्स टू वेरिएशंस, थैंक्स टू इवोल्यूशन। तुम्हें मैंने एक चीज बताई है कि एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बनते हैं, डीएनए में क्या आता है? कुछ चेंज आता है मैम। वो बैक्टीरिया को नहीं पता कि चेंज आ रहा है, वो बस आ रहा है। से फॉर एग्जांपल ये 4 बच्चे हैं, इन 4 बच्चों में से एक बच्चे के पास ऐसा डीएनए बन गया ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कि वो गर्म पानी में भी सर्वाइव कर सकता है। ये बैक्टीरिया को नहीं पता, ये तो सेल डिवाइड करते 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 उसके अंदर ऐसा फीचर आ गया है एक। कैसे आ जाता है मैम फीचर? जीन्स में मैनिपुलेशन होती है, ठीक है, हमारे अंदर भी होती है बट हमें भी ज्यादा पता नहीं चलती, लेकिन यहां पर बैक्टीरिया में ज्यादा इसलिए चांसेस हैं क्योंकि तुम्हें पता है 20 मिनट में एक बैक्टीरिया से 2 बन जाते हैं। ये 20 मिनट का खेल है। एक बैक्टीरिया से 20 मिनट में या 18 मिनट में ये बन गए, अगली 20 मिनट में 4 बन गए। तो सोचो कितनी, एक दिन में कितने सारे बैक्टीरिया बन जाएंगे एक बैक्टीरिया से, क्योंकि इनका दूसरा पेरेंट तो चाहिए नहीं, एक पेरेंट से इनका काम बन जाएगा। ध्यान से सुनो, हाँ हर टाइम ये करते, कोई चाहिए नहीं ना इनको, हर टाइम ये करते हैं। और कुछ? हाँ जी, ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये सारे रह रहे थे नॉर्मल पानी में, और से फॉर एग्जांपल अचानक से एनवायरनमेंट की कंडीशंस चेंज हुई। अब मुझे ये बताओ, अगर यहां गर्म पानी में रह रहे हैं ये सारे, कौन जिंदा रहेगा? हाँ जी, लाल वाला, ये भी मरेगा, ये भी मर जाएगा, ये भी मर जाएगा। एक बैक्टीरिया जो है जिसके पास डीएनए में ऐसे जीन्स आ गए हैं जिनके पास कैसा वो है जीन्स मैम, जो इसको हाई टेम्परेचर में सरवाइव करवा सकते हैं, जिसके पास ऐसे जीन्स होंगे वो बच जाएगा, बाकी सारे डाई। अब ध्यान से सुनो, नहीं हुआ तो सारे मरेंगे ऑफ कोर्स, उसके पहले वाली में तो सारे मर जाएंगे। बारात में आए होगे तुम, बारात में आए हो, एक एक राउंड कान के नीचे, चुपचाप बैठ जाओ आराम से।
यहां से शुरू करूं? आराम से बेटा पढ़ लो यार, इसको उठा यहां से और इसे भी फेंक उठा के। चुप हो जाओ बस, तुम सारे चुप हो जाओ, सारे तुम एक जैसे ही हो, बाकी जो पढ़ने हैं उनको डिस्टर्ब करते रहते हो बैठ के। आए हैं? नहीं नहीं तुम नहीं आए, वो देखो मैं, इधर आओ, ध्यान से सुनो। ये तब की बात चल रही है अगर कंडीशंस चेंज होंगी। देखो अगर ठंडा पानी है तो सारे जिंदा रहते रहेंगे, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्म पानी हो जाएगा ना, जैसे ही एनवायरमेंट चेंज, ये सारे मर जाएंगे, सिर्फ एक बचेगा। अब तुमसे एक सवाल पूछा जाता है, एक्सप्लेन करना होता है कि स्टेटमेंट सही है कि नहीं है। ये वेरिएशन का नतीजा है, ये किस चीज का नतीजा है? वेरिएशन का। तो तुम्हें एक स्टेटमेंट बतानी है, सही है गलत है या क्या। सुनो ध्यान से, वेरिएशन इज ऑलवेज गुड फॉर पॉपुलेशन, एक स्टेटमेंट ये है। हाँ जी, वेरिएशन इज ऑलवेज गुड फॉर पॉपुलेशन। एक चीज तो ये है, एक स्टेटमेंट, और ये एक चीज ये लिख रही हूं, वेरिएशन कैन बी गुड और बैड फॉर, वेरिएशन कैन बी गुड और इट कैन बी बैड। किसके लिए? एक ऑर्गेनिज्म के लिए। पहले ये बताओ, एक ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में क्या फर्क है? हाँ जी, एक ऑर्गेनिज्म और एक पॉपुलेशन में क्या फर्क है? ऑर्गेनिज्म का मतलब है मैम एक सिंगल इंडिविजुअल। क्या मतलब है इसका? एक मैम सिंगल इंडिविजुअल। अगर एक सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, और मैम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। एक जैसे ऑर्गेनिज्म होने चाहिए, कुत्तों की पॉपुलेशन अलग, बिल्लियों की अलग, ह्यूमंस की अलग, तो ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल इज पॉपुलेशन। बताओ ये बात सही है? कौन सी बात सही है? दोनों सही है कि जो वेरिएशन है वो हमेशा अच्छी होती है पॉपुलेशन के लिए, और एक अकेले बंदे के लिए इट कैन बी गुड और इट कैन बी बैड। हाँ जी, ये चीज बताओ और क्या मतलब है, और बताओ सही है कि गलत है, क्या है? आरुष कंट्रोल योरसेल्फ बेटा। हाँ बताओ, फिर जोर से बताओ ना ताकि सब सुने, सब हंसे ना, सब सुने। हाँ बताओ। हाँ किसके लिए? किसके लिए? और पॉपुलेशन के लिए इट कैन बी गुड और बैड। वाह, ध्यान से सुनो, इधर आ जाओ, देखो बिल्कुल सही बात है दोनों। एक इंडिविजुअल के लिए अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। क्यों मैम? ये तो बच गया, वेरिएशन की वजह से ये मर गए। तो एक अकेले बंदे के लिए इट कैन बी बैड और इट कैन बी गुड, वेरिएशन। इसके अंदर वेरिएशन आई, ये बच गया, फायदा हो गया इसका, लेकिन ये मर गए बेचारे, इनके अंदर नहीं आ पाई। तो वेरिएशन से ऑर्गेनिज्म बच भी सकता है, मर भी सकता है, लेकिन एक पॉपुलेशन के लिए हमेशा फायदेमंद है। कैसे? ये पूरी एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन थी, इसमें से वेरिएशन की वजह से एक बचा, इसका मतलब पूरे बैक्टीरिया बच गए, इसको कोई चाहिए नहीं, ये तो रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बढ़ा लेगा फिर से। ये क्या बन जाएगा? ये अकेला बना लेगा बैक्टीरिया की पॉपुलेशन। इसका मतलब कोई भी वेरिएशन पॉपुलेशन के लिए हमेशा अच्छी होती है, बट एक अकेले बंदे के लिए इट कैन बी गुड और इट कैन बी बैड। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और तुम्हें पेपर में आती है। अब तुम क्या करो, पहले इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन हेडिंग डालो और इसको एक्सप्लेन करो। हाँ जी लिखो, तुम्हें पेपर में क्या लिख के आना है, वो तुम्हें सुनना तो है नहीं कुछ, तुम्हें तो बस क्या ही बताऊं मैं। लिखो पॉपुलेशन ऑफ, इसमें लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन में, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फिल, population of organisms fill well defined places or niches. Population of organism fill well defined places or niches, comma, using their ability to reproduce, using their ability to reproduce, using their ability to reproduce. लिखो reproduction involves DNA copying, reproduction involves DNA copying, because of which
organisms maintain their body designs, because of which organisms maintains their body design. Organisms maintain their body designs. फुल स्टॉप लगे लिखो. रिप्रोडक्शन maintains the stability of population of a species. Reproduction maintains the stability of population of a species. ये डायग्राम बनाओ जल्दी. बना लिया तो फिर आगे लिखो. है स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज. रिप्रोडक्शन की वजह से, ये वहां भी लिख सकते हो एडवांटेज में, स्टेबिलिटी बनी रहती है. स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब है? कि पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन रहेगी. ऐसा नहीं है कि बर्थ रेट बहुत ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ऐसा भी नहीं कि लोग मरते जा रहे हैं बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, तो बच्चे पैदा भी हो रहे हैं. हाँ जी 20 मिनट 18 मिनट ही होते हैं. इवन डीएनए रेप्लिकेट करने में तो 18 मिनट ही लगती है. हाँ जी लिखो. ये डायग्राम बना लिया. ये अलग से बना लेना. ये डीएनए में चेंज जो है इसको लिख लेना एरर बोले तो वेरिएशन. लिखो तुम फटाफट, तुम्हें कुछ नहीं करना, बकवास करनी है. लिखो बस. वेट करने वाला क्या काम है ऐसा? हाँ जी लिखे. लिखो इफ द निश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं यहां पे. इफ द निश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ड्रास्टिकली ऑल्टर्ड, if the niche of an organism is drastically altered, drastically drastically altered. लिखो if the niche of an organism is drastically altered, comma, the population could be wiped out. The population could be wiped out. अगर अचानक से environmental condition किसी भी organism की change होंगी तो सब के सब मर सकते हैं. The population could be wiped out. However, if some variations are present in few individuals, however, if some variations are present in few individuals in the population, then there would be chances for them to survive. Then there would be chances for them to survive. Then there would be chances for them to survive. अब 2 लाइनें खुद लिखो इसके बारे में जल्दी, इस बैक्टीरिया की कंडीशन के बारे में, कि पहले वो ठंडे पानी में रह रहे थे, नॉर्मल पानी में रिप्रोड्यूस कर रहे थे, अपना नंबर इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन अगर एकदम से टेम्परेचर हाई हो जाएगा वाटर का तो ओनली दोज विल सर्वाइव विच हैव दैट एरर और वेरिएशन. लिखो फटाफट इसको अपने आप. हाँ जी लिखो 2 लाइनें और फिर पढ़वाती हूँ तुमसे क्या लिखा तुमने. इसके बारे में लिखो जो डायग्राम बना रखे हैं कि पहले बैक्टीरिया नॉर्मल पानी में रह रहा था, उसका निश क्या था? उसका निश था नॉर्मल टेम्परेट वाटर, है ना, जिसका टेम्परेचर नॉर्मल है ऐसा पानी. लेकिन अगर एकदम से ऑल्टर होगा, एकदम से क्या होगा? एकदम से मैम टेम्परेचर जो है पानी का इंक्रीज हो गया, गर्म पानी हो गया है, हैबिटेट कैसा हो गया है? गर्म पानी वाला. तो सिर्फ वो सर्वाइव करेंगे जिनके पास वो वेरिएशन है. लिखो अपने आप 2 लाइनें लिखो, जल्दी लिख लोगे, इतनी इंग्लिश तो सबको आती है इतनी. लिखो फटाफट इसके बारे में 2 लाइनें. और आरुष रीड करेगा. आरुष ने क्या लिखा? आरुष जल्दी कर. ये लिखना है, ये लिखना मतलब इसको लाइनों में लिखना है जो ये बताया गया है कि पहले बैक्टीरिया नॉर्मल पानी में रहता था, रिप्रोड्यूस कर रहा था, अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ पानी का,
क्या हुआ, किस वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में से वो बैक्टीरिया बच गए हैं जिनके पास गर्म पानी में जिंदा रहने वाले जीन्स है, बाकी सारे मर गए हैं। वो कहां से आए हैं वो वाले जीन्स? एरर से, वेरिएशन से, वो डीएनए में धीरे 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 आ रही थी, वो बच गए। जल्दी लिखो, ये क्या पढ़ रहा है पार्थ? करो करो, तुम लोग लिखो, तुम लोग मत देखो इसके पर्चे वर्चे, तुम काम करो अपना। ला मुझे दे दे, नहीं तो इसे ही देखते रहेंगे। लिखो जल्दी, बकवास करते रहना बस बैठ के, सारी बकवास यही करनी होती है ना, और कहीं मौका नहीं मिलता तुम्हें। गुड। लिख लो भाई, क्या लिख लिया जल्दी बता आयुष्मान, क्या लिख रहा है? लिख ले फिर भाई, इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? जिन्हें लिखना है ना वो लिख के बैठ चुके हैं। दुबे, हाँ जी, आरुष खुद ही पढ़ देगा, आरुष तो इतना इंटेलिजेंट है, आरुष पढ़ दे। हाँ जी लिख लिया, कोई पढ़ेगा? किसको लग रहा हो मैंने बेहतरीन लिखा है? जल्दी बताओ, क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं। जल्दी बेटा, तुम बहुत बातें करते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसके अंदर वेरिएशन आई है? मैं यहां लिख रही हूं, उसको कहते हैं वेरिएंट। लिख लेना इसके सामने, लाल वाले के सामने, जिसके अंदर वेरिएशन आती है उसको कहते हैं वेरिएंट। बस थोड़े थोड़े से नाम याद कर लो। और ये कितने तक सरवाइव कर सकता है? कैन सरवाइव इन हाई टेम्परेचर कंडीशंस। बस ये लिख लेना, जिसके अंदर वेरिएशन आती है उसको कहते हैं वेरिएंट, उस बैक्टीरिया को या उस ऑर्गेनिज्म को, और वो हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकता है। हाँ जी, किसने लिखा है बताना जरा, ये नोट करो फटाफट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा वेरिएशन वाला टॉपिक ही चल रहा है अभी, तो वेरिएशन वाले टॉपिक में क्या बताना है तुम्हें? हाँ जी, लिखा किसी ने? हर्षिल लिख लिए? पढ़ देना एक बार जरा, ये पढ़ लें, ये सुन लें। इतनी फास्ट, इतना ऊंचा ऊंचा पढ़ो, सुन लो। ठीक है, ये देख इतनी अंग्रेजी, ये देख कौन था ये, पूरा एक्सपीरियंस है। चलो अच्छा लिख लो, ये लिख लो भैया। वेरिएशन जो है वो पॉपुलेशन के लिए हमेशा कैसी होगी? ऑलवेज, ऑलवेज गुड, ऑलवेज फायदेमंद है। लेकिन एक इंसान के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। जो वेरिएंट है वो तो बच गया, बाकी सारे क्या हो गए? फंस गए और मर गए फंस फंस के। ठीक है, तो ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए अब। और वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी रैंडमली, किसी के अंदर भी वेरिएशन आ सकती है। चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूँ जो अगले टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। अगले टॉपिक में फिर बार बार बोलूंगी कि ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, तो बेटर है हम एक जगह कंपाइल कर लेते हैं। शुरू में हम समझ लेते हैं कि अच्छा स्पायरोगायरा मैम बोलेंगी तो स्पायरोगायरा इज एल्गी, प्लांट्स के अंदर आता है। ठीक है, हाइड्रा बोल रही है मैम, इट इज अ जानवर, एनिमल्स में आता है। ठीक है, तो वो सारी बातें एक बार लिख लेते हैं। हाँ जी डन, जल्दी करो। आरुष अपना आंसर पढ़ोगे? मैं पढ़ूं? तू पढ़ दे, चल पढ़ दे तू ही।
पढ़ दे पढ़ दे, पढ़ दो यार, इतना क्या घबराना शर्माना मस्ताना। मैम नहीं पढ़ रही, हिंदी में लिखा ही है। आई कांट। आ जाओ, अब ध्यान से सुनो। ये था तुम्हारे कोर्स में 9th क्लास में, बट ये कट गया था कोर्स में, इसलिए इसको पढ़ना यहाँ पे जरूरी था, लेकिन पता नहीं क्यों काट दिया। हाँ जी, 7th पढ़ लिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हाँ जी, पहला किंगडम कौन सा पढ़ा था, जल्दी बताओ। किंगडम मोनेरा। हाँ जी, ध्यान से सुन लो। 5 किंगडम है, सबकी जरूरत पड़ने वाली है। किंगडम मोनेरा में कौन आते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो सोल मेंबर है, इसके और कोई मेंबर्स नहीं है, सारे के सारे बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में आते हैं। हाँ जी, फीचर्स क्या होते हैं मैम, इनकी बॉडी मिलकर बनी होती है। उठना है क्या तुम्हें वहां से? अगर तुम्हें डिस्टर्बेंस होगी तो तुम इधर आ जाओ, बट मुंह मत खोलो। हाँ बहुत चुप हो तुम, दिख रहा है मुझे। हाँ जी, सारे के सारे बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, मतलब एक सिंगल सेल से इनकी बॉडी बनी हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन बताएगा क्या होती है प्रोकैरियोटिक सेल? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोटिक सेल? मैम इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, सेल के अंदर ना ऐसे ही सेल है और इनका डीएनए ऐसे ही पड़ा होता है अंदर। यूकैरियोटिक कौन होते हैं अभी पढ़ोगे। यूकैरियोटिक वो होते हैं, इनको छोड़ के बाकी सारे यूकैरियोटिक हैं, बैक्टीरिया को छोड़ के सब यूकैरियोटिक हैं। उनका डीएनए कैसे पड़ा हुआ है मैम, उनका डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, ये फर्क है। इसको कहते हैं बढ़िया वाला न्यूक्लियस। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है, सारी काम आएंगी। पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा, उसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, दुनिया जहान के जितने बैक्टीरिया हैं सब इसी में आते हैं। कैसे होते हैं ये? यूनिसेलुलर मतलब बॉडी एक सेल से मिलकर बनी है। और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब है इनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं, इनका डीएनए ऐसे पड़ा हुआ है। अभी मैंने पीछे बैक्टीरिया बनाया था, ऐसे ही बनाया था डीएनए। हाँ जी, सेकंड किंगडम किंगडम प्रोटिस्टा। तुम्हें कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़ने हैं? सिर्फ 3 आपके कोर्स में, वो ही लिख रही हूं, क्योंकि बहुत सारे लिख दूंगी तो फिर तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। लिखो अमीबा, लेशमानिया, और तीसरा है प्लाज्मोडियम। एक तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था पैरामीशियम, लेकिन उसकी यहां जरूरत नहीं है। ये सारे भाई भाई हैं आपस में, अमीबा, लेशमानिया, सारे अंडरलाइन कर लेना, सारे साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम को जब भी हाथ से लिखते हैं तो हम अंडरलाइन करते हैं उसको, ठीक है, ये तरीका होता है, नहीं तो इटैलिसाइज करते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं मैम? इनकी बॉडी में भी एक सिंगल सेल है। हाँ जी, कोई बताएगा पैरामीशियम की कैसी शक्ल बनाई थी पिछले चैप्टर में? चप्पल जैसी। कितनी सेल थी? एक सेल या बहुत सारी चप्पल बनाई थी? एक चप्पल मतलब एक सेल। ठीक है, यूनिसेलुलर। और कैसी सेल है? यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया को छोड़ के सारे यूकैरियोटिक हैं, मतलब इनके पास एक बढ़िया वाला न्यूक्लियस है। बढ़िया वाला न्यूक्लियस बोले तो डीएनए इज इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डीएनए जो है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं खुलेआम, ऐसे नहीं पड़ा हुआ। ये तो बैक्टीरिया का पड़ा हुआ है ऐसे कि साइटोप्लाज्म के अंदर फेंक रखा है। ये सारे एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं कि कौन किस में आता है। ये सारे प्रोटोजोन्स हैं, अमीबा, लेशमानिया, प्लाज्मोडियम। इस चैप्टर में जिन जिन की जरूरत है वो पढ़ रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़े, लिख लिया। तीसरा किंगडम है किंगडम फंगी। हाँ जी, मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक है। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है देव? देव, मल्टी सेलुलर का क्या मतलब है? और यूकैरियोटिक का क्या मतलब है? फंगी, किंगडम फंगी। हाँ जी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है मैम? जो डीएनए है वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स के अंदर बैठा हुआ है। अब एग्जाम्पल सुनो ध्यान से, तुम्हें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल करना है, राइजोपस। कौन सी फंगस है ये? ब्रेड मोल्ड।
जो ब्रेड के ऊपर उगती है ना, वही वाली। आप ध्यान से सुनो, एक फंगस का बार बार नाम आता है, बट वो थोड़ी डिफरेंट है, वो सबसे अलग है। ईस्ट। भाई ये अलग है, ये इसमें क्या अलग है मैम? ये यूनिसेलुलर फंगस है, इकलौती। सारी की सारी दुनिया जहान की फंगस मल्टी सेलुलर है, इसको छोड़ के। ये बहन अपनी यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। इसका साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ये भी बहुत बार पेपर में ऑप्शन में मिलता है। हाँ जी, ये तो करना पड़ेगा, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, ये नाम याद करना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, नाम से चल जाए काम, नाम से याद है ना, वो बता देना पेपर में, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी लिखना तो पड़ेगा। हाँ जी, जल्दी करो। ये छोटा सी है, थोड़े बहुत ही साइंटिफिक नेम याद करने हैं, वो तुम्हें करने ही पड़ेंगे, वैसे भी क्या कर सकते हैं। फर रहे। हाँ जी, मोंडा में कौन आते हैं? सारे बैक्टीरिया। यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है। हाँ जी, किंगडम कौन सा था? प्रोटिस्टा में कौन कौन पढ़ने हैं तुम्हें? तुम्हें अमीबा, लिश्मानिया और प्लाज्मोडियम ध्यान रखना है। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। फिर किंगडम फंगी में कौन है, कैसे है? मल्टी सेलुलर है और मैम यूकैरियोटिक है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है जो यूनिसेलुलर है, मतलब ये फंगस ऐसी होगी, एक सिंगल सेल और साथ में बढ़िया वाला न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक। ठीक है, ये बस एक्सेप्शन है, बाकी सारे सेम है। हाँ जी, नेक्स्ट पे आओ जरा। कौन सा बेटा? ईस्ट का, ईस्ट का। हाँ जी, नेक्स्ट किंगडम है आपका किंगडम प्लांटे। इसमें कौन आता है? सारे प्लांट्स, ऑल प्लांट्स। तुम्हें सिर्फ एक दो के ही नाम याद रखने हैं। तुम्हें एक एल्गी का नाम ध्यान रखना है। कौन सी एल्गी? स्पाइरोगायरा, बस। हाँ जी, लास्ट किंगडम एनिमेलिया। हाँ बेटा, एक्सेप्शन नहीं है ये, इसका एग्जाम्पल है जो तुम्हें याद करना है, बस एक वो एक्सेप्शन था। ये एक्सेप्शन कैसा एक्सेप्शन था? बाकी सारी मल्टी है, ये अकेली यूनी है। बस ये याद रखनी, क्योंकि ये सारी आ रही है इस चैप्टर में। सिर्फ वही एग्जाम्पल्स याद रखो जो तुम्हारे कोर्स में है, बाकी का तो होता रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया। इसमें आते हैं सारे जानवर, तुम भी इसी में हो। हाँ ऑफ कोर्स, और क्या, मैं कौन सा कोई अलग से हूं? हाँ जी, ये कैसे फीचर्स होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। ये भी कैसे हैं सारे? इसमें वैसे यूनि भी होते हैं कुछ कुछ प्लांट्स, लेकिन कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो उनको, एक्सेप्शन तुम्हारे कोर्स में तो है भी नहीं। बस ये कौन सा जानवर मैम हमें पढ़ना है? तुम्हें दो नाम याद रखने हैं, हाइड्रा और प्लानेरिया, बस। प्लानेरिया की एक खास बात याद रखनी है, जितना काटोगे उतने ही ऑर्गेनिजम्स बनते चले जाएंगे। 10 पीस करोगे तो 10 नए प्लानेरिया खड़े हो जाएंगे। इसकी है हाईएस्ट, 5 मिनट बची है, हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। मरता नहीं है, मर भी जाएगा अगर कोई काटेगा नहीं तो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये भी, वैसे काटोगे तो अपना नंबर इंक्रीज कर लेता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है, और दूसरे मोड से भी रिप्रोड्यूस करता है। जो जो बातें तुम्हें ध्यान रखनी है, जो तुम्हारे काम की है, वो याद रखो। हाँ जी, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? आयुष्मान, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है? अब आवाज नहीं आएगी तो क्या होता है उसमें फिर? जिसका डीएनए खुला पड़ा हो किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। और जिसका डीएनए 4 दीवारी में बंद हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बंद हो, वो क्या होता है? वो यूकैरियोटिक होता है। आओ जरा। हाँ जी, मोनुला में कौन आ गया? सारे के सारे बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में कौन से 3 एग्जाम्पल तुम्हें ध्यान रखने हैं? अमीबा, लिश्मानिया और प्लाज्मोडियम, बस 3 से तुम्हारा काम बन जाएगा।
फिर फंगी में कौन कौन है? राइजोपस। राइजोपस कौन सी फंगी होती है मैम? जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, जिसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। चुप नहीं बैठ सकता है, एक डंडा लेके आना पड़ेगा मुझे, सही में लग रहा है। बहुत मजा आता है डंडे से मारने में। सोटा है ना, सोटा लाना पड़ेगा, उससे तुम सो ही जाओगे। हाँ जी, हमें कौन से प्लांट्स के एग्जांपल्स ध्यान रखने हैं? स्पाइरोगायरा, हमारा काम बन जाएगा। स्पाइरोगायरा एल्गी होती है, बिल्कुल लोअर प्लांट्स होते हैं, जो काई होती है ना, काई वही है। हाँ जी, फिर आ गए एनिमल्स में। एनिमल्स में कौन कौन से एग्जांपल्स हमें ध्यान रखने हैं? हाइड्रा और प्लानेरिया। बस आओ जरा, टाइम होने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, चुपचाप लिखो। हाँ जी जाओ। हाँ, रिप्रोडक्शन में कितने मोड्स हैं? 2 मोड्स हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। क्या बेसिस है? 5 कौन से बेटा? 2 मैंने तो लिखवाए। कोई ऑर्गेनिज्म किस मोड को रिप्रोडक्शन के यूज करेगा वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर पे, कि उसकी बॉडी यूनिसेलुलर है या वो मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर वाले जो है वो सिंपलेस्ट मोड को यूज करते हैं, लेकिन जिनकी बॉडी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मल्टीसेलुलर होती है, वो किसी और मोड को यूज करेंगे। बेसिकली वो सेक्सुअल मोड को यूज करते हैं ज्यादातर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एनवायरमेंटल कंडीशंस, कि भाई एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं। अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगी फेवरेबल तो अलग मोड यूज करेंगे, अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो ऑर्गेनिज्म अलग मोड को यूज करता है रिप्रोडक्शन के लिए। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि बॉडी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। इसका मतलब ऐसा नहीं है, डिसाइड करना पड़ता है कई बार ऑर्गेनिज्म को कंडीशंस के बेसिस पे और अपनी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे कि कौन से मोड को यूज करें। जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो अलग मोड यूज करेंगे ऑर्गेनिजम्स, और अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तो अलग मोड को यूज कर लेंगे। बेसिक चीज है, कुछ बेसिक, ये बेसिक्स हैं कि कौन से मोड को यूज करेंगे। अब पहले ये सेक्सुअल से स्टार्ट कर रहे हैं और फिजन पढ़ते हैं पहले। हाँ जी, फिजन क्या होता है? व्हाट इज फिजन? चलो डिफरेंसेस भी लिख लो, लगे हाथ, ये भी आ जाता है पेपर में। अभी नहीं हुआ, 5 मिनट है। तुम्हें कैसे पता 5 मिनट हो गई? नहीं हुई ना अभी, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से तो बताया था तुम्हें, बचा हुआ टाइम नहीं हुई। देख लो, ये आगे, ये देख, ये देख 28 अभी टाइम है। आओ। हाँ जी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? तुम्हें तो मुझे अलग अलग ही बिठाना पड़ेगा, तुम्हारे पे मैंने यकीन करके आज सबसे बड़ा वो किया है। मैं क्या बैठे रहेंगे चुप बैठे रहेंगे, चुप बैठ रहेंगे, चुप बैठ रहे हैं, चूहे की तरह बोल रहे तब से, पागल। हाँ जी, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? बोलो जल्दी, लिख लो। इसमें एक पेरेंट चाहिए, सेक्सुअल के लिए मोस्टली 2 पेरेंट चाहिए, मोस्टली। कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो अकेला पेरेंट भी कर लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है? 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। और बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक सबसे बड़ी पहचान, गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स फ्यूज होते हैं, सबसे बड़ी पहचान। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देयर इज फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने के लिए मिलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। इसका मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन भी सिर्फ और सिर्फ कहां देखने के लिए मिलता है? सेक्सुअल में। कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते नहीं है। गैमीट्स बनते भी होंगे तो फ्यूज कभी नहीं करेंगे, जाइगोट कभी नहीं बनता, ठीक है। और ये कैसा होता है मैम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स, ऑलवेज। हाँ जी, बताना जरा, वेरिएशन ज्यादा आएंगी कम?
ज्यादा 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 ऑलवेज, क्योंकि दो पेरेंट्स है ना, ग्रेटर वेरिएशंस आर सीन। ठीक है, धनंजय बहुत हंसी आ रही है, बहुत दांत फट रहे हैं आज, देखते दांत ठीक करती हूँ, रुक जा तू मिलना भी। हाँ जी, नहीं नहीं इसको अंदर ही देखती हूँ, बाहर नहीं, बाहर तो लेट हो जाएगा। नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, यहां ना तो गैमीट्स बनेंगे ना गैमीट्स फ्यूज करेंगे। जब गैमीट्स फ्यूज ही नहीं करेंगे तो जाइगोट भी नहीं बनेगा ऑफ कोर्स। अगर तुमसे पूछ रहे कि सबसे तगड़ा फीचर बताओ कौन सा है, तो क्या आंसर होगा तुम्हारे इन 5 में से? जाइगोट। जाइगोट का बनना सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? सेक्सुअल, ये सबसे बड़ी पहचान है। जाइगोट बनेगा, उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है फिर हमारी। ठीक है, हाँ जी। कॉम्प्लेक्स है सिंपल है मैम, सिंपल है। वेरिएशन कैसी आएंगी? कम कम। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें एक सिंगल पेरेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट ऑफ द टाइम 2 पेरेंट्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहचान है कि गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स जुड़ेंगे, जाइगोट बनेगा जुड़ने के बाद, ये सबसे बड़ी पहचान है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। हमेशा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि 2 पेरेंट्स हैं, ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेटेड होगा, गैमीट्स बनेंगे जुड़ेंगे, पूरी प्रोसेस चलती है। फर्टिलाइजेशन से पहले बहुत पूरा लंबा तगड़ा प्रोग्राम चलता है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और वेरिएशंस तो ऑफ कोर्स मैम ज्यादा ही होंगी। हाँ जी, जा रहे हो क्या तुम लोग? चलो टेस्ट दे लो, उसके बाद तुम्हारे मैं 1.5 घंटे की क्लास करूंगी। हाँ तो ऐसे करें 10th अगले साल देनी हो, पेपर इसी साल देना है ना, तुम तो वैसे भी चले जाओगे, अगले साल देना है। चलो दे देना जब देना है।